सही चढ़ा ना, ऐसे ही रखना है ना। हाँ, ये नीचे चढ़ा। भगवान बुद्ध की जय। भगवान बुद्ध की जय। भारत माता की जय। भारतीय समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई है वो सच्चाई की लड़ाई है। आज हम देश में जो चल रहा है, देश में एक तो जो नेता हैं, हमारी राजनीति इतनी गिर चुकी है कि भाइयों से भाई को लड़ाया जा रहा है, किसी को जाति के नाम पर, किसी को धर्म के नाम पर। मतलब इतना जहर घोल दिया गया है कि हमारे हिंदू भाई अपने आप को कहते हैं हम तो हिंदू नहीं रहे। क्यों नहीं रहे भाई हिंदू? हमारे देवी देवता सब एक, चाहे किसी भी रूप में मारे, लेकिन मानते हम सब कुल उन्हीं को हैं जिनको हम सभी मानते हैं। तो हम सभी लोग हिंदू हैं और सभी भारतवासी, सबसे पहले भारतवासी है, फिर हम हिंदू हैं। अगर हम सबको एक लेके चलते हैं तो हमारा देश एक शक्तिशाली बन सकता है। पहले भी हमारे देश पे अंग्रेजों ने राज्य क्यों किया? क्योंकि हमारे देश में फूट डाली उन्होंने, और वो तो फूट डाल के चले गए। तो और हमारे लोगों ने, हमारे देश के बड़े बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, तब ये देश जाके आजाद हुआ। आज देश तो आजाद हो गया किताबों में, लेकिन सच्चाई में जो गरीब, जो कमजोर वर्ग है, वो आज भी गुलाम है। गुलाम कैसे है वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जितने भी मेरे बहन भाई यहाँ पे बैठे हुए, कोई भी किसी भी सरकारी कार्यालय में जाके देख लो, आपकी सुनवाई नहीं होगी। कभी तो आपको यहाँ से वहां, वहां से वहां, मतलब इतना चक्कर करवा दिया जाएगा कि आप मजबूर हो जाओगे कि आप चाहते क्या हो। सवाल आएगा चाहते क्या हो। तो भारतीय समाजवादी पार्टी इस चीज के खिलाफ है कि कोई भी अधिकारी आपसे ये पूछे, हमें अधिकारी से ये पूछना चाहिए पढ़े के चाहते क्या हो। ये सब क्यों होता है? ये सब भ्रष्ट नेताओं की देन है। हम लोग क्या करते हैं, या तो चेहरों को चुनते हैं। मेरी बात को, इस बात को बहुत गहराई से लेना, या तो हम लोग चेहरों को चुनते हैं, या फिर परिवार को चुनते हैं, या फिर जाति को चुनते हैं। जिस दिन हम भारतीय को चुनने लग जाएंगे और चरित्रवानों को चुनने लग जाएंगे, उस दिन भारत संपूर्ण आजाद हो जाएगा। क्योंकि जब चरित्रवान चुन के आएंगे तो वो ना जाति देखेंगे, ना कमजोर देखेंगे, वो मतलब जिसकी आवश्यकता है उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हमारे देश में पार्टियां आती हैं, वायदे करती हैं जी भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? अगर आज एक अपराधी अपराध करके कमजोर भाई को मार के जा रहा है और जब पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही है तो मंत्री का फोन आ जाता है, भाई ये मेरा आदमी छोड़ दो। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? जिस दिन उसी मंत्री का फोन ये आएगा कि भाई अगर ये गुनहगार तो उसको सजा दो, उसी दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा। जिस दिन सरकारी कार्यालय में एक कमजोर से कमजोर वर्ग का भी आदमी जाएगा और उसका आओ भगत होगी, भैया आओ अपनी समस्या बताओ, हम आपकी समस्या का समाधान करें, उस दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा। जिस दिन हमारी शिक्षा को प्राथमिकता मिल जाएगी, उस दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा। आज क्या है कि आज भी हमारे बच्चे और हमारी उम्र के लोग, चलो हमारी उम्र के लोग नहीं पढ़ पाए या कम पढ़ पाए, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो तो कम से कम पढ़ पाए। उसके लिए क्या है, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दी। हमारी भारतीय समाजवादी पार्टी शिक्षा के लिए आप लोगों के साथ भी आंदोलन कर चुकी है, आप लोग जा चुके थे, उस टाइम भी शिक्षा का ही मुद्दा था। हमारी पार्टी आज भी शिक्षा की मांग कर रही है कि भाई शिक्षा दो। अगर हमारा बच्चा शिक्षा पाके आगे बढ़ता है तो सामने आंख में आंख डाल के बात भी कर सकता है, मुद्दे उठा सकता है। लेकिन ये सरकारें क्या चाहती है कि कमजोर जो वर्ग है वो कमजोर रह जाए, वो हमसे सवाल नहीं कर पाए। वोट डालने कौन जाता है? टाटा, अंबानी, अडानी नहीं जाते हैं वोट।
वोट डालने हम लोग जाते हैं और हम लोगों को ये इस लायकी बना के रखना चाहते हैं कि इनको 1000 रुपए में 500 रुपए में दे के इनसे वोट ले लो और फिर इनको पूरे 5 साल तक शोषण करो। तो भारतीय समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि हम लोग इस चीज को समझें, आगे से हम न चेहरों को चुने, ना जाति को चुने, ना धर्म को चुने, सिर्फ चरित्रवान को चुने। जो लोग हमारे बीच में आके जातिवाद का जहर बोलते हैं, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारा साथ भी देते हैं। आज फर्ज कर लीजिए कोई भी नेता आके जातिवाद पे वोट मांगता है या प्रवादवाद पे वोट मांगता है, उससे हम क्या ये पूछते हैं कि भाई तुम हमारा साथ दोगे या फिर तुम्हारे भाई का चरित्र क्या है। फर्ज कर लो मैं आ गया आपके सामने, भाई मेरे भाई को वोट दे दो, मेरा भाई खड़ा है, आप मेरे दोस्त हो, आपका फर्ज है, आपका अधिकार है, ये पूछो भाई तेरा भाई का चरित्र क्या है, उसने कितना काम किया है, कितने कमजोरों की मदद की है, कितने भूखों को खाना खिलाया है। जिस दिन हमारे भारत की जनता ये पूछने लग जाएगी नेताओं से, उसी दिन भारत का नक्शा अपने आप चेंज हो जाएगा, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि चरित्रवान का मतलब सभी लोग समझते होंगे, जब चरित्रवान चुन के आएंगे तो काम भी होंगे, भ्रष्टाचार अपने आप मिटेगा। और यही भारतीय समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। मैं आज एक बात आपको और भी बताना चाहता हूं, शायद आप लोगों को ना पता हो, हमारी भारत सरकार ने 9 साल के अंदर 11 लाख करोड़, पहले आदमी 11 लाख गिने फिर उसके करोड़ लगाए, इतना पैसा उद्योगपतियों का माफ कर दिया। आप मेरी बात को समझिए कि इतना पैसा उद्योगपतियों का माफ कर दिया। ऐसे उद्योगपतियों का माफ किया जो अपनी पत्नियों की मतलब जन्मदिन पे 200 करोड़ रुपया लगा देते हैं, खर्च कर देते हैं। क्या ऐसे लोगों का कर्ज माफ होना चाहिए? कर्ज माफ उनका होना चाहिए जिसको 2-2 लाख रुपया अगर कर्ज ले लिया, घाटा लगा, फांसी लगाने का नंबर आ गया, कर्ज उसका माफ होना चाहिए। फिर उनका माफ होना चाहिए जो अपनी बीवियों की जन्मदिन पर 200 करोड़ रुपए लगा देते हैं। तो ये बातें सब हमको समझनी होंगी और एक साथ एकजुट होना होगा। और भारतीय समाजवादी पार्टी इन सबकी आवाजें उठाने भी जा रही है और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए होगा। अगर हम सब एक साथ मिलेंगे तभी कहीं आवाज बुलंद होगी, तभी सरकारें झुकेंगी, तभी ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। और हम सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। और जैसे आज हम इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर ये लोग हम लोग ही बीड़ा उठा ले कि भाई ये बातें जो मुकेश शर्मा बोल के गए हैं ये 10-10 आदमियों में पहुंचानी है, इस तरह करके एक चैन बन जाएगी, पूरे भारत में संदेश चला जाएगा और तब विचार होगा कि वाकई बात सही है। मैं बार बार आपको ये कहूंगा कि अगर आपके पास कोई भी आता है, देखिए सबसे पहले हमें अपना घर साफ करना होगा। अगर हमें देश को साफ करना है, स्वच्छ करना है, तो सबसे पहले अपना घर साफ करना होगा। मैं सबके लिए नहीं कहता हूं, जो लोग 1000-1000 रुपए जेब में डाल के कहते हैं ना जो मैं वोट डाले आया, जब तक ये चलता रहेगा सिलसिला तब तक देश का भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि फिर चरित्रवान नहीं, पैसे वाले चुन के आएंगे, व्यापारी चुन के आएंगे, वो व्यापार करेंगे। आज आप हमारा आपका 1000 रुपए में अगर वो खरीद लेते हैं तो वो जो है 5 साल तक उस 1000 रुपए का आपको शोषण करेंगे आपका। तो हम लोगों को उस शोषण से बचना है, ईमानदार लोगों को चुन के लाना है और अपने काम कराने हैं। ऐसे लोगों को भी चुन के नहीं लाना है कि क्षेत्र में आके जीत के चले जाए, बाद में अपनी फिल्में बनाएं, जाके अपने गाने गाएं। ऐसे लोगों को चुन के लागो तो शायद उनके चेहरे आपको देखने को नहीं मिलेंगे और ना आपके काम हो सकते। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनोज तिवारी की कोठी पर आप नहीं जा सकते, और अगर पहुंच भी गए भटक के तो वहां का गाड़ी रोक देगा, आपको मिलने नहीं देगा, 365 सवाल करेगा जैसे कोई आप मुजरिम हो। तो ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके बीच में रहे, जो फिल्में बनाने ना जाए, जो गाने गाने ना जाए, जो हवेलियों में बाहर सिक्योरिटी गार्ड को ना खड़ा करे। ऐसे आदमी को चुन के लाइए जो आपकी आवाज बने, आपके साथ खड़ा हो। अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगी तो बताइए, और अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो कीजिए, मैं बैठा हूं सवालों का जवाब देने के लिए। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। आज हम भारतीय सत्यवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और उनसे बात करते हैं कि वो उन्होंने आज बढ़ते हुए कुनबे में कुछ नियुक्तियां भी की हैं और इसी बीच अपने भाषण में कहा 11 लाख करोड़ रुपए के कर्जे की माफ़ी की बात करी। पहले हम उसकी बात करते हैं। ये 11 लाख करोड़ रुपए की जो कर्जे की माफ़ की है, ये किसका माफ़ हुआ है, किसने माफ़ किया है? मैं आपके चैनलों के दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार करूंगा। और ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने जो उद्योगपति हैं, जो हमारे भारत सरकार के बहुत ही नज़दीकी हैं, इन्होंने 9 साल के अंदर 11 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया, जबकि ये भारत की जनता के अधिकारों के साथ
अन्याय है और हनन है। भारतीय समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है और भारत सरकार से मांग करती है कि जिन जिन के 11 लाख करोड़ रुपया माफ किए गए हैं वो पुनः वापस लिए जाएं, क्योंकि कर्ज माफी उन लोगों की जाए, कहते हैं ना कि दीनों पे दया करना, मतलब जो कमजोर वर्ग है उसके कर्ज माफ होने चाहिए। तो भारतीय समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी हो सकती है, लेकिन इन्होंने जो उद्योगपतियों का कर्ज मतलब माफ किया है, मतलब ऐसे ऐसे लोगों का कर्ज माफ किया जिनको यही नहीं पता कि उनके पास संपत्ति कितनी है। और आज जो है हमारे देश का गरीब अगर भूल से किसी काम करने के लिए 1-2 लाख रुपए भी बैंक से लोन ले ले और वो ना चुका पाए तो बैंक वाले इतना दबाव देते हैं कि वो फांसी लगाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो भारत सरकार को तो ऐसे लोगों का कर्ज माफ करने चाहिए जो मतलब देने की स्थिति में नहीं है। और आप जिसका विरोध कर रहे हैं, अगर आप उनका विरोध करेंगे, उन पर पैसा नहीं होगा तो उद्योग कहाँ से चलाएंगे, फिर देश तरक्की कैसे करेगा? ऐसा जी कौन कहता है इनके पास पैसा नहीं है? इनके पास करोड़ों रुपए की तो सिक्योरिटी इनकी सुरक्षा में लगती है। सरकार बहुत सोच समझ के काम कर रही है, तभी तो उन्होंने माफ किया होगा। ऐसा है जी, सरकार कितना सोच समझ के काम कर रही है पूरा देश जानता है। पूरे देश को इन्होंने खड्डे में ले जाके रख दिया और पूरे देश को बेरोजगारी में ले जाके खड़ा कर दिया। भारत सरकार से हमने कई बार मांग की कि भाई शिक्षा, पूर्ण शिक्षा मुफ्त की जाए। हमने भारत सरकार से मांग की कि जो लघु उद्योग मतलब जो छोटे छोटा काम करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, मतलब काम करने में सक्षम है लेकिन पैसा नहीं है, उनके लिए लोन दिया जाए, तो लोगों उद्योग के लिए पैसा दिया जाए। उस पर इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब उनके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं है तो भारत के नंबरों पे कैसे आ रहे हैं? कोई तो भारत के 1 नंबर पे है, कोई दूसरे नंबर पे। आप जो है अर्थव्यवस्था को अपने अंडर किए बैठे हैं, वो गरीब कैसे हो सकते हैं? खाली उद्योगपति की नहीं, किसानों की तो बात करती है सरकार। और दोगुनी आय दोगुनी करने का वादा किया सर। ऐसा है जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कितनी आय दुगनी की गई है। सिर्फ ये है कि जो खाद्य पदार्थ है उन पर टैक्स लगा के मतलब उपभोक्ता के ऊपर वजन लाद दिया गया है। उन्होंने कोई किसान की आय नहीं बढ़ाई है। अगर एक भी किसान आके बता दे भाई मेरी आय बढ़ गई है तो मैं मान जाऊंगा। जब इन्होंने कोई आय बढ़ाई नहीं है, इन्होंने सिर्फ आय जो बढ़ाई है अपने उद्योगपतियों की बढ़ाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी बता दूं, और ये बात मैंने न्यूज में सुनी थी कि मोदी जी को जिसने 15 लाख का सूट दिया था, उसके लिए मोदी जी ने बेडों का टेंडर दिया था, जो कोरोना काल में मतलब 2 दिन भी नहीं चले। तो मतलब इस तरह के भ्रष्टाचार से सरकार बचे और देश के हित की बात करे, जनता के हित की बात करे। एक बार बताइए क्या है, अगर आपको किसी ने 15 लाख का सूट बना दिया, आपने उसके लिए टेंडर दे दिया और टेंडर में फिर आपने ये देखा उसने बना के क्या दिया है? कोरोना काल में वो बेड बिल्कुल फेल हो गई। ये तो जो सरकार में अधिकारी बैठे उनका काम था, सरकार थोड़ी आएगी, मोदी जी थोड़ी ना आएंगे उसको देखने के लिए, अधिकारी देखेंगे। अब मैं आपको सरकार की और प्रशासन की, मतलब भारत को 2 ही लोग चलाते हैं, एक शासन, दूसरा प्रशासन। प्रशासन अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता है, सारे ऊपर से आदेश आते हैं, प्रशासन उसके आधार पर चलता है। प्रशासन को रोक भी दिया जाता है, भाई प्रशासन से अगर कह दिया, फर्ज कर लीजिए आप प्रशासन में हैं, किसी उच्च पद पे बैठे हैं और हमारे ये जयप्रकाश जी हैं, ये प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हैं, इन्होंने कह दिया भाई आपने ये काम नहीं करना तो नहीं करना, अगर कर लिया तो बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो क्या आप इनकी इच्छा के विरुद्ध जा सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल। अच्छा, सरकार ने कुछ IAS को प्रचार में लगाने की बात कही थी और उसका चुनाव आयोग ने विरोध किया है और उस पर बैन लगाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा, सभी चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार हो, कभी भी मतलब प्रशासन का चुनाव में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रशासन को अपना काम करना चाहिए जो जनहित में होते हैं। अगर प्रशासन को इस तरह का कहा जाता है या आदेश दिए जाते हैं तो भारतीय समाजवादी पार्टी इस चीज की घोर निंदा करती है। कतर में 8 लोगों को फांसी की सजा मिली है जी, और ये 2022 से चल रहा था ये मामला, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं, किसकी कमी से हुआ है सब? ये कहीं ना कहीं सही मायने में भारत सरकार की कमियां रहती हैं। भारत सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, भारत सरकार को आवाज उठानी चाहिए। हमारे देश में होता क्या है, अपराधियों को सजा नहीं मिलती है, हमारे देश में कमजोर आदमी को सजा मिलती है। अगर कोई कानून तो कतर ने दूसरे देश ने किया है, तो हमारे देश को तो इस पर आवाज उठानी चाहिए। आवाज हमारे देश को बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। भाई एक गलत काम है तो गलत ही है, क्यों नहीं आवाज उठा रही हो आप इसमें क्या करेंगे? नहीं, हम तो अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी पुरजोर जोर लगाएगी कि भाई अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से कोई मांग करेंगे इसके लिए? नहीं, हम तो देश के प्रधानमंत्री से मांग पहले तो ये कहेंगे, पहले तो अपने घर का साफ करो। जो हमारे जैसे कि मणिपुर में हुआ था,
जो हमारे जंतर मंतर में बेटियां बैठ के चली गई, जिनका षड्यंत्र के द्वारा आंदोलन तोड़ दिया गया था, जो हाथरस में केस हुआ, सबसे पहले अपना घर साफ करके फिर दूसरे देशों पे भी अपनी जवाबदेही रखो और जवाब दो और उन पर प्रेशर बनाओ, भाई ये अन्याय हो रहा है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हमारे देश पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो विश्व गुरु हैं, जहाँ चाहे तो इसे रोक सकते हैं नहीं जाके? नहीं जी, हम इस बात को नहीं कह सकते। हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में सिर्फ उस पर दबाव बना सकता है, आदेश नहीं कर सकता। आदेश की बात मैं नहीं कर रहा, जाकर के दबाव बना सकते हैं, नहीं बना सकते? अरे ये तो सभी देशों के पास अधिकार है कि मतलब अगर किसी देश में गलत हो रहा है, और ये देश की यूनिटी होती किस लिए, जो हमारे कई देशों की जो यूनियन बनती है वो किस लिए बनती है, प्रधान क्यों चुने जाते हैं, इसलिए तो चुने जाते हैं अगर कोई देश किसी के साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। चलिए, आप भी अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ा रहे हैं, आज भी कुछ लोग नियुक्त किए हैं आपने जी। आगे क्या तैयारी है आपकी? हमारी पूरी तैयारी है, लोकसभा की भी तैयारी चली है और सबसे मेन जो तैयारी है वो ये है कि जनता का अधिकार जनता तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम भारत सरकार से बार बार मांग करते आ रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी सड़क पर भी उतरने जा रही है।